Hello students, welcome to Wikipedia powered by अभिमन्यु IAS. My name is रोहित मेडा. Students, आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे द करंट जीके, द करंट अफेयर्स ऑफ सेकेंड वीक ऑफ मार्च 2021. 7 मार्च 2021 से लेके 13 मार्च 2021 तक के इंपॉर्टेंट करंट जीके न्यूज को आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं. तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे. इसके अलावा करंट अफेयर्स के हमारे कोर्सेज ऑनगोइंग है, तो उनको देखिए, उनको रिव्यू कीजिए. उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा. आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारी क्लासेज ऑनगोइंग है. एंड करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो वीकली करंट अफेयर्स को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. एंड फर्स्ट वन इज करंट जीके, जिसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम पॉलिटी, इंटरनेशनल अफेयर्स, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इन इंपॉर्टेंट न्यूज़ की बात करते हैं. सेकेंड क्लास हमारी होती है इकोनॉमिक जीके की. इकोनॉमिक जीके में हम डिस्कस करते हैं दैट इज वीकली इकोनॉमिक अफेयर्स, दैट इज इंडियन इकोनॉमी, फाइनेंशियल डेवलपमेंट्स, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, उसके अलावा पेंशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग अवेयरनेस एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. तो जो भी बेसिकली फाइनेंस से रिलेटेड डेवलपमेंट्स रहती हैं, स्कीम्स रहती हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं इस इकोनॉमिक जीके के अंदर. थर्ड हमारा होता है मिसलेनियस जीके. मिसलेनियस करंट अफेयर्स के अंदर हम डिस्कस करते हैं पर्सन इन न्यूज़, ऑब्ituaries, अपॉइंटमेंट्स. उसके अलावा हम बात करते हैं स्पोर्ट्स की, अवार्ड्स की, इंपॉर्टेंट डेज की, बुक्स एंड ऑथर्स की, स्टेट स्कीम्स की, स्टेट अनाउंसमेंट्स की. इसके अलावा सबमिट्स हो गई, रिपोर्ट्स हो गई, इन सब चीज़ों को हम मिसलेनियस की क्लास में डिस्कस करते हैं. तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है करंट जीके. तो आज करंट जीके की तरफ बढ़ते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं. दैट इज सेकेंड वीक ऑफ मार्च 2021. चलिए क्लास की तरफ बढ़ते हैं. दिल्ली की सरकार ने, दिल्ली के कैबिनेट ने यहाँ पर अप्रूव कर दिया है, दैट इज दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन. दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को अप्रूव कर दिया दिल्ली की सरकार ने. अब दिल्ली की सरकार ने यहाँ पर दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन अप्रूव कर दिया. अब देखिए, दिल्ली में अब तक जितने भी स्कूल, लगभग 2700 स्कूल हैं दिल्ली के अंदर. 1000 के आसपास गवर्नमेंट स्कूल हैं एंड 1700 प्राइवेट स्कूल्स हैं जो कि दिल्ली के अंदर वर्क कर रहे हैं. तो ये जो 2700 के 2700 स्कूल है, ये आते हैं सीबीएसई बोर्ड के अंदर. सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड के अंदर ये स्कूल आते हैं. दिल्ली का अपना कोई भी स्टेट या यूटी बोर्ड नहीं था. ठीक है, दिल्ली का अपना कोई भी यहाँ पर बोर्ड नहीं था एजुकेशन को लेके. तो अब दिल्ली के कैबिनेट ने एक बिल पास किया और इसके अंदर अप्रूव किया, दैट इज दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन. दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन इसको अप्रूव कर दिया. अब इनिशियल वे में, इनिशियल स्टेज पे यहाँ पर दिल्ली की सरकार ने सिर्फ 20 से 25 स्कूल की बात करी है कि पहले फेज में हम 20 से 25 स्कूल को, ये जो 2700 स्कूल्स हैं इनमें से सिर्फ गवर्नमेंट के स्कूल्स को या प्राइवेट स्कूल्स को, इनके स्कूल्स के प्रिंसिपल्स, हेड मैनेजमेंट से बात करके, ठीक है, अगर वो अप्रूव करते हैं, अगर वो एग्री करते हैं, तो सारे उनसे सीनियर टीम से बात करके हम 20 से 25 स्कूल्स को इनिशियल फेज में लेके आएंगे दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंदर फॉर द एकेडमिक सेशन ऑफ 2021-2022 जो कि अभी स्टार्ट होगा. तो उसके अंदर 20 से 25 स्कूल्स को हम दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के अंदर लेके आएंगे. फिर उनका रिपोर्ट्स देखेंगे, उनका परफॉर्मेंस देखेंगे कहाँ पर जाता है. दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन जो होगा, दैट वर्क्स डायरेक्टली अंडर द दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंटली द दिल्ली एजुकेशन मिनिस्टर इज मनीष सिसोदिया, द डेप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली. दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं दैट इज अरविंद केजरीवाल. आम आदमी पार्टी की सरकार है यहाँ पर. बट दिल्ली के अंदर यहाँ पर एजुकेशन को लेके बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं पिछले काफ़ी सालों से. दिल्ली के अंदर जो स्कूल्स हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर या अदर सर्विसेज है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है. प्राइवेट स्कूल्स की फ़ीस भरने में रोक लगाई गई. गवर्नमेंट स्कूल्स के इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे लेवल पे लेके गए. एजुकेशन के मैटर में दिल्ली अच्छे लेवल पे ग्रो कर रहा था. तो वैसे में यहाँ पर दिल्ली की सरकार ने इंट्रोड्यूस कर दिया दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन. अब दिल्ली में बेसिकली एक पर्सन और आ जाते हैं, वो आते हैं दिल्ली के एलजी. एलजी बोले तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि एट प्रेजेंट मिस्टर अनिल बैजल है. हालांकि एक कंट्रोवर्सी यहाँ पे ये भी ऑनगोइंग है कि दिल्ली की अंदर जो एलजी हैं, इनकी पावर्स को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट के अंदर एक बिल लेके आई है, दैट इज एलजी की पावर्स को इंक्रीज करने के लिए कि दिल्ली में अब से एलजी ही सब कुछ होगा. दिल्ली में
एलजी ही सब कुछ होगा। ऐसा एक बिल दिल्ली के कैबिनेट के लिए, दिल्ली की सरकार के लिए यहाँ पर एक प्रस्तुत किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। तो आगे हम पढ़ेंगे इस बिल के बारे में, दैट इज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर का बिल, दिल्ली का, दिल्ली एनजीटी का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट, सेकंड इंडिया उज्बेकिस्तान फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज दैट इज दस्तलीक। दस्तलीक एक्सरसाइज, देखिए भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच में यहाँ पर एक फील्ड एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है दस्तलीक। हालांकि इस एक्सरसाइज की शुरुआत 2019 में करी गई थी, 2020 में कोविड-19 की सिचुएशन के चलते इसको ऑर्गेनाइज नहीं किया गया। अब 2021 में इसका दूसरा अध्याय ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। तो भारत किस देश के साथ दस्तलीक एक्सरसाइज को ऑर्गेनाइज करता है? ये देश है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। और ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई? सेकंड पॉइंट ये है, ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई? क्योंकि जो पहले एक्सरसाइज हुई थी दस्तलीक, पहला अध्याय जो था वो उज्बेकिस्तान में ऑर्गेनाइज किया गया था, और ये वाला जो अध्याय है, जो सेकंड एडिशन है, ये भारत में ऑर्गेनाइज किया गया। कहाँ पे? उत्तराखंड के अंदर। उत्तराखंड के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया गया, उत्तराखंड के अंदर। और बेसिकली भारत की तरफ से या फिर उज्बेकिस्तान की तरफ से 45 सोल्जर्स ने इसमें हिस्सा लिया, एक दूसरे की स्किल्स को शेयर किया हमने। तो भारत ने दस्तलीक एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज करी है उज्बेकिस्तान के साथ मिलके, उज्बेकिस्तान के साथ मिलके। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कमेंट सेक्शन में आपको इसका उत्तर देना है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ उज्बेकिस्तान? देखिए ये कैपिटल करेंसी, ये स्टैटिक जीके का पार्ट होता है, बट एग्जाम में स्टैटिक को लेके भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कौन बेसिकली जो स्टैटिक का क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है वो कहीं ना कहीं करंट अफेयर से रिलेटेड भी होता है। तो जो कंट्रीज की हम बात करते हैं उनका कैपिटल करेंसी तो आपको हर हाल में पता होना चाहिए। तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत यूएसए से 30 आर्म्ड ड्रोन्स खरीदने वाला है। 30 आर्म्ड ड्रोन्स भारत यूएसए से खरीदने वाला है। ये जो ड्रोन्स है, अगर मैं इनकी बात करूं, दीज आर द MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स, जिनको यूएस की एक कंपनी सैन डाइगो ने जनरल एटॉमिक्स ने बनाया। जनरल एटॉमिक्स, सैन डाइगो इज अ प्लेस जहां पर ये कंपनी वर्क करती है, दैट इज जनरल एटॉमिक्स। तो इसने बनाया है ये MQ-9B ड्रोन। तो अब भारत ने अनाउंस किया है कि भारत आने वाले 1-1.5 महीने के अंदर यूएसए के साथ ये डील साइन करेगा 30 आर्म्ड ड्रोन्स को लेके। भारत यूएसए से इन आर्म्ड ड्रोन्स को खरीदेगा जिसकी लगभग कीमत रहेगी $3 बिलियन, $3 बिलियन। तो $3 बिलियन हम खर्च करेंगे अपनी फोर्सेस के लिए और लेके आएंगे आर्म्ड ड्रोन्स। आर्म्ड ड्रोन्स हम यहाँ पर लेके आएंगे। देखिए अभी तक भारत के अंदर जो ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है वो सर्वाइलेंस के लिए होता है सिर्फ, ठीक है, बट अब हम आर्म्ड ड्रोन्स लेके आ रहे हैं, आर्म्ड ड्रोन्स। तो ये आर्म्ड ड्रोन से भारत को बहुत सहायता मिलने वाली है अपनी पावर को एनहेंस करने के लिए। तो हम अपनी डिफेंस पावर्स को और एनहेंस करते जा रहे हैं, ठीक है, डिफेंस पावर्स को इंक्रीज करते जा रहे हैं, डिफेंस बजट्स को बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसके चलते हुए हालांकि डिफेंस प्रोडक्शन के ऊपर भी हमारा काफ़ी वर्क हो रहा है। डिफेंस को लेके हम प्रोडक्शन भी अच्छे लेवल पे करने लग गए हैं, बिकॉज इंडिया वांट टू बिकेम अ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। तो इसी के चलते हुए यहाँ पर डिफेंस को मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स में हम एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं डिफेंस प्रोडक्ट्स का। डिफेंस प्रोडक्ट्स को आज तक हम सिर्फ इंपोर्ट करते थे, ठीक है, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल्स को लेके अभी हमने फिलीपींस के साथ एग्रीमेंट साइन किया। तो ऐसे हम बहुत सारे देशों को अब डिफेंस प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने पे भी लग गए हैं। बट यहाँ पे एक्सपोर्ट को लेके नहीं है, यहाँ पर इंपोर्ट को लेके बात हो रही है कि क्योंकि भारत यूएसए से इंपोर्ट करने वाला है 30 आर्म्ड ड्रोन्स। 30 आर्म्ड ड्रोन्स, कौन से ड्रोन्स? MQ-9B ड्रोन्स, MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन्स। अगर मैं ड्रोन्स की बात करूँ तो ये जो ड्रोन्स है ये 48 आवर्स तक उड़ सकते हैं एंड 1700 किलो का जो पेलोड है वो हैंडल कर सकते हैं। ये जो ड्रोन 1700 किलो वजन उठा सकता है ड्रोन। तो देखिए कितनी अच्छी कैपेबिलिटी के ये जो ड्रोन्स है यूएसए के पास है एंड इसको बनाया यूएसए की जनरल एटॉमिक्स कंपनी ने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यूएस की बात करूँ तो यूएस में अभी कुछ टाइम पहले चुनाव हुए थे, यूएस में नए प्रेसिडेंट आए हैं, दैट इज डोनाल्ड ट्रंप को रिप्लेस करके जो बाइडन।
बाइडन की बात करूं तो यहाँ पर दो पार्टियां हैं बेसिकली यूएसए के अंदर, एक है रिपब्लिकन पार्टी, एक है डेमोक्रेटिक पार्टी। अब पॉइंट ये है, चाहे ओबामा थे, चाहे बाइडन है, चाहे ट्रंप थे, चाहे मतलब डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार थी, चाहे रिपब्लिकन पार्टी की सरकार थी, ये दोनों ही पार्टियां इंडिया के सपोर्ट में काम कर रही हैं। तो इंडिया को बेनिफिट ही हो रहा है, चाहे बाइडन आए चाहे ट्रंप रहे, इंडिया के साथ अच्छे लेवल पे वर्क चल रहा है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट लेवल पे। नेक्स्ट, स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन जिसका नाम है इंडियन नेवल शिप करांज, करांज आईएनएस करांज, इसको इंडियन नेवी के अंदर कमीशन कर लिया गया मुंबई में। बेसिकली 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाने की बात हुई थी इंडियन नेवी के लिए। इंडियन नेवी के लिए 6 सबमरीन स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को बनाया जाना था, और अभी तक 2 इंडियन नेवी के अंदर कमीशन हो चुके हैं, और तीसरा ये था आईएनएस करांज, आईएनएस करांज। पहली जो 2 सबमरीन थे उनका नाम क्या था, उनका नाम था आईएनएस कलवरी एंड आईएनएस खंदेरी। ठीक है, ये ऑलरेडी इंडियन नेवी में कमीशन हो चुके हैं। अब बनाया किसने, इसको बनाया किसने, तो यहाँ पर इसको बनाया है इंडिया के अंदर मैजागांव डॉक लिमिटेड ने इसको बनाया है, इसको बनाया गया है। दैट इज विद द हेल्प ऑफ फ्रांस नेवल ग्रुप की सहायता से इसको बनाया गया, क्योंकि इसने डिज़ाइन किया था। एंड भारत के अंदर इसको मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंदर इसको बनाया गया है, एंड दैट इज प्रोजेक्ट 75 यहाँ पर चल रहा है एक, तो प्रोजेक्ट 75 के अंदर इसको बनाया गया, इसको बनाया गया है आईएनएस करांज। तो देखिए मैंने अभी बताया था कि 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाने की बात हुई थी, अभी ये तीसरा है, तो बाकी के 3, तो बाकी के 3 जो फोर्थ है उसका नाम है आईएनएस वेला, ये ट्रायल में है, अभी अंडर ट्रायल चल रहा है। उसके बाद 5वां है आईएनएस वागीर, ये 2022 में कमीशन कर दिया जाएगा। ठीक है, ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है बट कमीशन नहीं किया गया अभी तक। और नेक्स्ट है आईएनएस वागशीर, ये अभी कंस्ट्रक्शन के अंडर है, इसको अभी बनाया जा रहा है। तो 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स यहाँ पे बनाए जाने थे, 3 अंडर कमीशन हो चुके हैं, चौथा ट्रायल में है, 5वां लॉन्च हो चुका है पर अभी अंदर कमीशन नहीं किया गया, और छठा जो है ये अभी कंस्ट्रक्शन के अंडर है। चलिए, तो इंडियन नेवी की बात करी हमने, आगे देखते हैं। नेक्स्ट, कोविड-19। देखिए कोविड-19 की अगर मैं बात करूं, 2020 हमने सारा का सारा कोविड-19 में बिता दिया, और उसके बाद वैक्सीन की तरफ बढ़े हम। तो वैक्सीन के चलते हुए यहाँ पर जो ग्लोबल वैक्सीन अलायंस है गेवी, तो उसके अंडर वर्क करते करते भारत में भी वैक्सीन को लॉन्च किया, 2 वैक्सीन को लॉन्च कर दिया गया। अब भारत डिफरेंट कंट्रीज को यहाँ पर वैक्सीन पहुंचा चुका है, लगभग 65 देशों को भारत वैक्सीन दे चुका है। 56 लाख डोसेज जो है कोरोना वायरस वैक्सीन की भारत ग्रांट असिस्टेंस के तौर पे दे चुका है बहुत सारे अपने पड़ोसी देशों को, दैट इज भूटान, श्रीलंका, मालदीव्स, ऐसी कंट्रीज को हम दे चुके हैं। अब भारत का एक पड़ोसी राज्य है दैट इज पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ भी भारत ने एक डील साइन करी, और पाकिस्तान के लिए भारत सरकार ने अनाउंस किया कि पाकिस्तान को मिलेंगी 45 मिलियन डोजेज मेड इन इंडिया कोविड-19 वैक्सीन की। हालांकि ये डील डायरेक्टली नहीं हुई, यहाँ पर ग्लोबल वैक्सीन एलियंस बीच में आ गया था। ठीक है, तो ग्लोबल वैक्सीन एलियंस के चलते हुए यहाँ पर, इट इज़ गैवी के चलते हुए यहाँ पर ये दैट इज़ ग्लोबल एलियंस फॉर वैक्सीन, इसके चलते हुए यहाँ पर भारत के द्वारा 45 मिलियन जो कोरोना वायरस के डोजेज हैं वो पाकिस्तान को सप्लाई की जाएंगी भारत के द्वारा, भारत के द्वारा। ठीक है, तो ये यहाँ पर अनाउंस कर दिया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो 45 मिलियन डोजेज अभी कब दी जाएंगी ये अभी अनाउंस नहीं है, बट भारत देने वाला है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री तो सभी को पता है, दैट इज इमरान खान, बट द प्रेसिडेंट इज आरिफ अलवी, आरिफ अलवी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मैत्री सेतु का इनोग्रेशन किया भारत और बांग्लादेश के बीच में। देखिए ये ब्रिज काफी लॉन्ग टाइम से बनाया जा रहा था, मैत्री सेतु बोलूं, फ्रेंडशिप ब्रिज बोलूं, या फिर इस ब्रिज को एक और नाम दिया गया फैनी ब्रिज, फैनी ब्रिज। अब देखिए फैनी ब्रिज जिसको हम क्यों बोलते हैं पहले तो, ठीक है, फैनी ब्रिज क्यों बोला जा रहा है, ब्रिज कहां से लेके कहां तक बनाया जा रहा है। देखिए भारत नॉर्थ ईस्ट से यहाँ पे बांग्लादेश से कनेक्ट होता है, ठीक है,
तो हमारा एक नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है दैट इज त्रिपुरा। त्रिपुरा त्रिपुरा में एक जगह है साबरूम, त्रिपुरा में एक जगह है साबरूम, ठीक है, त्रिपुरा में एक जगह है साबरूम। अब साबरूम से यहाँ पे एक बीच में नदी बहती है बाउंड्री पे, इस नदी का नाम है फैनी रिवर, फैनी रिवर। और यहाँ पे आ जाता है एक प्लेस रिवर को क्रॉस करके रामगढ़। रामगढ़ क्रॉस कर लिया, बट ये इंटरनेशनल बाउंड्री थी, रामगढ़ आ गया बांग्लादेश के अंदर, रामगढ़ आ गया बांग्लादेश के अंदर, बांग्लादेश के अंदर। तो ये जो ब्रिज बना गया वो यहां से यहां तक बनाया गया, ठीक है। तो इट मींस दिस ब्रिज विल कनेक्ट द साबरूम इन त्रिपुरा टू द रामगढ़ इन बांग्लादेश। ये इन दोनों को कनेक्ट करता है, फैनी रिवर के ऊपर ब्रिज बनाया गया। लगभग 1.9 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है, 1.9 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है, इस ब्रिज की लंबाई है। भारत ने अपनी कोस्ट पे इसको बनाया। अब क्यों भारत ने इसको क्यों बनाया और कितना पैसा खर्च कर दिया? तो सबसे पहले पैसे की बात करें तो लगभग 133 करोड़ रुपए खर्च किए गए, लगभग 133 करोड़ रुपए भारत ने इसको बनाने में खर्च कर दिए। अब इस ब्रिज को फैनी ब्रिज बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये फैनी रिवर के ऊपर बनाया गया है, ये फैनी रिवर के ऊपर बनाया गया है। भारत को त्रिपुरा से, बांग्लादेश से ये कनेक्ट करता है। और देखिए जैसे मैंने बताया यहाँ पर रामगढ़ बांग्लादेश, ठीक है, तो लगभग यहाँ पे ये 80 किलोमीटर की लगभग अप्रोक्सीमेटली दूरी पे, 80 से 90 किलोमीटर की दूरी पे बांग्लादेश के अंदर यहाँ पर एक पोर्ट है, दैट इज चिटागोंग पोर्ट, चिटागोंग पोर्ट। तो इंडिया वांट टू असेस दिस पोर्ट, इंडिया वांट टू असेस दिस पोर्ट, भारत इस पोर्ट को असेस करना चाहता है। दैट्स व्हाई अदर कंट्रीज में ट्रेड करने के लिए भारत इस पोर्ट का इस्तेमाल करना चाहता है। दैट्स व्हाई वी हैव बिल्ट दिस ब्रिज त्रिपुरा, त्रिपुरा टू इजीली इस ब्रिज के सहारे हम चले जाएंगे बांग्लादेश के अंदर, और उसके बाद सिंपल एक रोड के चलते हुए चिटागोंग पोर्ट। चाहे इधर से ट्रेड करनी हो, चाहे इधर से ट्रेड करनी हो, चिटागोंग पोर्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। इसलिए भारत ने यहाँ पर इस ब्रिज को बनाया है, फैनी ब्रिज को बनाया भारत और बांग्लादेश के बीच में। बांग्लादेश जो कि भारत का एक पड़ोसी राज्य है और भारत का एक फ्रेंड कंट्री। मैत्री सेतु हमने यहाँ पर इस ब्रिज को नाम दिया है, मैत्री सेतु मतलब फ्रेंडशिप ब्रिज। एंड बांग्लादेश की बात करूँ तो यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना, यहाँ पे जो कैपिटल है वो है ढाका, करेंसी चलती है टका। तो भारत का एक पड़ोसी देश एंड भारत का एक मित्र राज्य, इसके बीच में यहाँ पर फैनी ब्रिज बनाया गया, फैनी ब्रिज। चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा। कोई डाउट हो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी डाउट पूछ सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट, first ever visit of Indian naval ships to the historic port city of Mongla in Bangladesh to commemorate 50th anniversary of the 1971 liberation war। तो अभी हम बांग्लादेश की बात कर रहे थे, तो अगली भी यहाँ पर बांग्लादेश की बात। तो जैसे मैंने बताया 1971 में जो लड़ाई हुई थी, ठीक है, जहाँ पर बांग्लादेश अलग हुआ, पहले ईस्ट पाकिस्तान था तो बांग्लादेश अलग हुआ, ईस्ट पाकिस्तान आई कैन से या ईस्ट बंगाल। तो 1971 में एक लिबरेशन वॉर के चलते हुए यहाँ पर बांग्लादेश की स्थापना हुई, ठीक है, हिस्टोरिक पोर्ट सिटी ऑफ मोंगला में। यहाँ पे इस दिन को कोमेमोरेट किया गया क्योंकि 2021 चल रहा है, तो 50th एनिवर्सरी यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई। तो भारत ने अपने कुछ नेवल शिप्स को यहाँ पर भेजा मोंगला सिटी के अंदर, मोंगला सिटी के अंदर, ठीक है, मोंगला सिटी के अंदर भारत ने अपने कुछ नेवल शिप्स को यहाँ पर भेजा 1971 के लिबरेशन वॉर की कॉमेमोरेशन को लेकर। तो बांग्लादेश की बात कर रहे थे हम, तो बांग्लादेश के लिए मोंगला सिटी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, हमारे जो राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, इन्होंने सिंगोरगढ़ फोर्ट का, ठीक है, सिंगोरगढ़ फोर्ट का जो कि मध्य प्रदेश के दमोह डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसके कंजर्वेशन वर्क को इनोग्रेट कर दिया। तो अभी जो सिंगोरगढ़ फोर्ट है इसको कंजर्व किया जाएगा एंड इसके लिए जो इनोग्रेशन है उसको स्टार्ट कर दिया गया, उसको स्टार्ट कर दिया गया है। तो राष्ट्रपति कोविंद ने इसके लिए अप्रूवल दे दिया है। मध्य प्रदेश के अंदर ये जो कंजर्वेशन वर्क है इसको स्टार्ट कर दिया गया है, मध्य प्रदेश के अंदर कंजर्वेशन वर्क को स्टार्ट कर दिया गया, दैट इज ऑफ सिंगोरगढ़ फोर्ट, सिंगोरगढ़ फोर्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो प्लेस को लेके ध्यान रखना कहाँ पे है, यही इंपॉर्टेंट है कि वेयर इज द सिंगोरगढ़ फोर्ट, ठीक है। एंड दिस इज टेक्निकल टाइपिंग एरर बाय द टीम, तो दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द न्यूज़, यू हैव टू रिमेंबर दिस।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर दांडी मार्च की 91st एनिवर्सरी सेलिब्रेशन को लॉन्च किया। दांडी मार्च जो कि गुजरात में निकाला गया था। देखिए सॉल्ट टैक्स रिलीज किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट लेके आई थी सॉल्ट टैक्स, तो उसके चलते हुए महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर दांडी मार्च निकाला था। दांडी मार्च गुजरात के अंदर साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक, दांडी एक जगह है बेसिकली गुजरात के अंदर, तो साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक महात्मा गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को एक पद यात्रा निकाली थी, ठीक है, दांडी मार्च जिसको नाम दिया गया, एंड दैट वाज अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकॉज ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड द सॉल्ट टैक्स। तो दैट्स वाई ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो था वो महात्मा गांधी जी ने एक पद यात्रा निकाली थी, फुट मार्च निकाला था। तो 1930 में था, अब उसके 91st एनिवर्सरी थी, तो 91st एनिवर्सरी के चलते हुए मोदी जी ने भी यहाँ पर एक दांडी मार्च निकाल दिया गुजरात के अंदर ही। तो 91st एनिवर्सरी यहाँ पर सेलिब्रेट की गई है किसकी, दांडी मार्च की, महात्मा गांधी जी को लेकर, ये ध्यान रखना है। अब इसके साथ साथ 2022 में भारत को आज़ाद हुए 75 साल हो जाएंगे। भारत अपना 75वां जो आज़ादी दिवस है वो मनाने वाला है, ठीक है, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। तो इसी के चलते हुए मोदी जी ने अभी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया, दैट इज आज़ादी के अमृत महोत्सव, इसको भी लॉन्च कर दिया गया, जिसके चलते हुए भारत की बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारी डिपार्टमेंट्स यहाँ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव यानी कि 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस को ऑर्गेनाइज करने की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पर एक इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया गया, एक महोत्सव लॉन्च कर दिया गया, जो महोत्सव कब तक चलेगा, ये 2022 तक नहीं चलेगा, ये चलेगा 15 अगस्त 2023 तक इसको वर्क किया जाएगा। 2023 तक ये महोत्सव चलने वाला है, 15 अगस्त 2023 तक ये चलेगा ये महोत्सव। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल। तो 4th ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल अभी वर्चुअल ऑर्गेनाइज किया गया। आयुर्वेदा को लेके भारत की जो नींव है वो ऑलरेडी सराहना की जाती है पूरे विश्व भर में। तो अभी ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल का 4th एडिशन इनोग्रेट किया गया मोदी जी के द्वारा। मोदी जी ने खुद इसमें वर्चुअली भाषण दिया, ठीक है। और ये ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल जो है ये दुनिया में सबसे बड़ा आयुर्वेदिक फेस्टिवल है, इवेंट आई कैन से, क्योंकि इसमें दुनिया भर के जो आयुर्वेदा से जुड़े हुए बड़े बड़े पीपल्स हैं वो आते हैं, यहाँ पर हिस्सा लेते हैं, एक्सपर्ट्स, एडवाइस होती है, बिजनेस एक्सप्लोरर्स आते हैं आयुर्वेदा की फील्ड में, जो बेसिकली आज तक डेवलपमेंट हुई है उसको एग्जिबिट किया जाता है, तो दिखाया जाता है, लोगों को हेल्प की जाती है। एंड ये जो बेसिकली ऑर्गेनाइज किया गया भारत के अंदर, इस फेस्टिवल को लेके जो हमारा जो ट्रेड पार्टनर था, इंडस्ट्री पार्टनर था, दैट इज फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, भारत का जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बॉडी है दैट इज फिक्की। तो फिक्की यहाँ पर इस बार इंडस्ट्री पार्टनर रहा ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल को लेके। मुरलीधरन जी ने यहाँ पर हिस्सा लिया था। ये ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल आयुर्वेदा चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ऑलरेडी वर्क कर रहा है भारत के अंदर। श्रीपद येसो नायक इसके मिनिस्टर हैं, श्रीपद येसो नायक। अभी कुछ टाइम पहले श्रीपद येसो नायक जी बीमार हो गए थे, तो किरण रिजिजू को एडिशनल चार्ज भी दिया गया था, बट आयुष मिनिस्टर श्रीपद येसो नायक ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस फैसिलिटी ये लॉन्च कर दिया गया है गुरुद्वारा बांग्ला साहिब के अंदर। गुरुद्वारा बांग्ला साहिब जो कि दिल्ली के अंदर है। तो देखिए, एक तरफ आज भारत के अंदर जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, वो स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, और दूसरी तरफ सिख कम्युनिटी अपने आप को चैरिटी के नाम पे दर्शा रही है, ठीक है, क्योंकि सिख कम्युनिटी हमेशा से ही दूसरों की सर्विसेज में, दूसरों की सहायता में आगे रहती है। तो इसी के चलते हुए यहाँ पर लोगों की सर्विसेज में आगे आते हुए, ठीक है, गुरुद्वारा बांग्ला साहिब के अंदर यहाँ पर एक गुरु हर कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च किडनी डायलिसिस हॉस्पिटल को लॉन्च कर दिया गया, ठीक है। इसके चलते हुए यहाँ पर 101 पेशेंट एक टाइम पे डायलिसिस की सर्विसेज ले सकते हैं, और डेली बेसिस पे रोजाना यहाँ पर 500 पेशेंट्स का डायलिसिस हो सकता है, ठीक है। 101 मतलब बेड लगा हुआ है, तो 101 पेशेंट यहाँ पर एक टाइम पे ले सकते हैं डायलिसिस की सर्विस, और डेली 500 पेशेंट को यहाँ पर डायलिसिस की सर्विस
प्रोवाइड करवाई जा सकती है। अब कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स, ठीक है, डायलिसिस सेंटर लॉन्च कर दिया। अब आपको लगता होगा कि हाँ डायलिसिस सेंटर दे दिया तो क्या हो गया, सर्विसेज दे रहे हैं, पैसे भी तो लेंगे। नहीं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज। हालांकि इन्होंने गुरुद्वारे के अंदर इसके लिए कोई बिलिंग काउंटर ही नहीं रखा, कोई ऐसी फैसिलिटी ही नहीं रखी कि आपको जाकर कहीं पे वो बिल काउंटर है या कुछ है, ऐसा कुछ रखा ही नहीं है। तो टोटली फ्री सर्विसेज हैं, टोटली फ्री, जिसके अंदर आपको कुछ भी पे नहीं करना है। अभी तो यहाँ पर 500 पेशेंट ही डेली बेसिस पे होंगे, बट यहाँ पे अभी क्योंकि 101 बेड है, बट यहाँ पर गुरुद्वारे के द्वारा अनाउंस किया गया है, गुरुद्वारे की कमेटी के द्वारा कि यहाँ पर जो बेड्स की काउंटिंग है उसको धीरे धीरे 1000 बेड्स तक हम लेके जाएंगे। यानी कि 1000 बेड, 1000 बंदों का, 1000 पेशेंट्स का एक टाइम पे डायलिसिस हो पाएगा। तो बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव भारत में हेल्थ सर्विसेज को बढ़ाते हुए गुरु हरकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज, भारत का सबसे बड़ा किडनी डायलिसिस फैसिलिटी दैट इज एट द गुरुद्वारा बंगला साहिब में इसको लॉन्च कर दिया गया। तो एक बहुत ही अच्छी हेल्थ सर्विसेज के तौर बढ़ता हुआ एक इनिशिएटिव। चलिए, कोई डाउट हो तो इसमें आप पूछ सकते हो। डायलिसिस को लेके, किडनी डायलिसिस को लेके इसको लॉन्च कर दिया गया गुरुद्वारा बंगला साहिब के अंदर। सिख कौम हमेशा से जो सर्विसेज में लगी रहती है, एंड दैट इज़ अ पार्ट ऑफ देयर CSR इनिशिएटिव्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। चलिए नेक्स्ट, भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर, भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर दैट विल कम अप इन द रानीखेत, उत्तराखंड। तो देखिए, आज के तनाव भरे मौसम के अंदर दुनिया में बहुत तनाव है, लोग बहुत परेशान रहते हैं, ज़िंदगी की उलझने, ज़िंदगी की चिंताएं, ज़िंदगी की टेंशन। तो अंत में जाकर एक इंसान को शांति की ज़रूरत होती है। दिन में शांति हर कोई ढूंढता है, ठीक है, क्योंकि एक पीस उसको मिलता रहे। एंड स्ट्रेस से भरी दुनिया में जो एनवायरनमेंट है वो बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि आज हमारे आसपास हर तरफ पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है। ये पॉल्यूशन भी कहीं ना कहीं हमारे स्ट्रेस का कारण होता है, क्योंकि बॉडी में ऑक्सीजन लेवल का डिक्रीज हो जाना डैट विल कॉज। तो जब ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज होता है तो हम कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उलझन में होते हैं। तो जैसे ही हमारी बॉडी में फ्रेश एयर जाती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है, तो हम चिल आउट भी होते हैं। तो लोगों को हेल्दी बनाने के लिए, लोगों को नेचर के साथ इंटरेक्ट करवाने के लिए उत्तराखंड के अंदर बनाया गया भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर, भारत का पहला फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर, जो कि लगभग 13 एकड़ के एरिया में फैला हुआ है, लगभग 13 एकड़ के एरिया में फैला हुआ फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर, फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर। तो बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव, लोगों को डायरेक्टली नेचर के साथ जोड़ने के लिए, इंटरेक्ट करवाने के लिए, कांटेक्ट करवाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का ये आपको मैं एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट बता दूं कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री थे दैट इज त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने अपना इस्तीफा दे दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने एक दूसरे पर्सन को जहां पर चीफ मिनिस्टर बनाया, जिनका नाम है तीरथ सिंह रावत। पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, अब तीरथ सिंह रावत है। और उत्तराखंड की हिस्ट्री में अगर मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँ तो उत्तराखंड लगभग सन 2000 से बना हुआ है। तो तब से लेके आज ये 20-21 सालों में उत्तराखंड के अंदर बहुत सारी सरकारें आई, बहुत सारी सरकारें गिरी। सिर्फ एक व्यक्ति, सिर्फ एक पार्टी की सरकार, एक पर्सन आज तक ऐसा रहा जिसने अपना 5 साल का पूरा कार्यकाल कंप्लीट किया हो। ठीक है, कांग्रेस पार्टी के एक ही चीफ मिनिस्टर रहे हैं जिन्होंने अपना पूरा 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट किया हो। बाकी किसी भी स्टेट पार्टी या भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी के किसी भी चीफ मिनिस्टर ने आज तक पूरा 5 साल का कार्यकाल कंप्लीट नहीं किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत 4 साल हो चुके थे लगभग, तो अगर वो कंटिन्यू रखते तो उनका भी 5 साल का रिकॉर्ड बन जाता, वो सेकंड पर्सन बनते या एंड फर्स्ट फ्रॉम बीजेपी बनते टू कंप्लीट द फुल 5 ईयर टर्म एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तराखंड। बट यहाँ पे उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। उत्तराखंड। नेक्स्ट, नीता अंबानी। तो नीता अंबानी ने यहाँ पे लॉन्च कर दिया अपना एक डिजिटल पोर्टल दैट इज हर सर्कल। देखिए 8 मार्च को वुमेंस डे होता है, तो वुमेंस डे को चलते हुए वुमेंस एम्पावरमेंट को बूस्टअप करने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन श्री मुकेश अंबानी जी की वाइफ दैट इज नीता अंबानी जी ने अपना एक डिजिटल पोर्टल लॉन्च कर दिया जिसका नाम है हर सर्कल। इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट है
उसको बूस्टअप किया जाएगा, वुमेन्स एम्पावरमेंट को बूस्टअप किया जाएगा, ठीक है, वुमेन्स को अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी, वुमेन्स को आगे लेके आने के लिए इनिशिएटिव्स किए जाएंगे। तो वुमेन एम्पावरमेंट को सिंपली में अगर मैं बात करूँ, वुमेन एम्पावरमेंट को बूस्ट करने के लिए इसको लॉन्च किया गया नीता अंबानी के द्वारा, डेट इज हर सर्कल, हर सर्कल, हर सर्कल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, चाइना। चाइना ने रशिया के साथ एमओयू साइन किया, चाइना और रशिया ने एमओयू साइन किया। एमओयू डेट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक वर्चुअल एग्रीमेंट होता है। किस लिए? ये दोनों कंट्रीज मिलकर लूनार स्पेस स्टेशन बनाएंगे, लूनार पे स्पेस स्टेशन बनाएंगे, दैट इज जिसको नाम दिया गया इंटरनेशनल साइंटिफिक लूनार स्टेशन। तो ये दोनों मिलकर बनाएंगे, ठीक है। अ कॉम्प्लेक्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एंड रिसर्च फैसिलिटीज जो कि बेसिकली मून के ऊपर बनाया जाएगा, मून सरफेस के ऊपर इसको बनाया जाएगा, ये इंटरनेशनल साइंटिफिक लूनार स्टेशन। बेसिकली इसको बनाने का जो मकसद है वो ये है कि बेसिकली जो आउटर स्पेस एरिया है हमारा, आउटर स्पेस पार्ट है, उसको किस वे में हम यूज़ कर सकते हैं, उसको किस तरह से उसके ऊपर फर्दर रिसर्च करी जा सकती है, ठीक है। तो स्पेस कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए, रिसर्च कॉपरेशन को बढ़ाने के लिए ये इनिशिएटिव चाइना और रशिया के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया। तो कौन से दो कंट्रीज हैं जो लूनार स्पेस स्टेशन बनाने जा रहे हैं जॉइंटली? डेट इज चाइना एंड रशिया, चाइना एंड रशिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। देखिए अब तक चाइना आ गया था अपने सुपर कंप्यूटर्स को लेके, तो अब जापान ने बनाया दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है फुगाकू। फुगाकू इसको जापान ने बनाया और इसको लॉन्च कर दिया गया, ये ऑपरेशनल हो चुका है। जापान के बेसिकली जापानीज साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज राइकन एंड फुजिस्तु, इन दोनों ने मिलकर इसको बनाया है ये फुगाकू। ये दुनिया का आज तक का सबसे शक्तिशाली, सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है। आगे मैं इसकी बात करूं तो बेसिकली जापान रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फॉर इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर रिसर्च प्रोजेक्ट्स को सेलेक्ट किया हुआ था, और ये जो रिसर्च प्रोजेक्ट हैं ये अप्रैल 2021 से इम्प्लीमेंटेशन में आ जाएंगे, दैट इज अंडर द फुगाकू मिशन। भारत की बात करूं तो भारत के पास भी यहाँ पर सुपर कंप्यूटर है, दैट इज परम मिहिर, MIHIR मिहिर। तो ये भारत के सुपर कंप्यूटर्स हैं, तो ये आपको ध्यान रखना, दीज आर द सुपर कंप्यूटर्स। तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली फुगाकू। समिट भी है, समिट एक सुपर कंप्यूटर है, SUMMIT समिट, दैट इज ऑफ USA, ठीक है। सनवे ताइलाइट ये चाइना का है, फुगाकू किसका है? फुगाकू जापान का है। तो जापान ने बनाया दुनिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, दैट इज फुगाकू, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक साउंडिंग रॉकेट को लॉन्च किया है, दैट इज RH560। किस लिए? जो एटीट्यूडिनल वेरिएशंस होती हैं उनको स्टडी करने के लिए बेसिकली लॉन्च किया गया ये साउंडिंग रॉकेट, ठीक है, दैट इज न्यूट्रल विंड्स एंड प्लाज्मा डायनामिक्स। तो इनके अंदर एटीट्यूडनल वेरिएशंस देखने के लिए इसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया, ठीक है। इसको लॉन्च किया गया थ्रू द रोहिणी सीरीज सैटेलाइट्स रॉकेट्स, ठीक है। तो बेसिकली देखिए इसरो ने क्या किया था, एक साउंडिंग रॉकेट सीरीज बनाई थी जिसका नाम था रोहिणी सीरीज। तो रोहिणी सीरीज में बेसिकली दो जो रॉकेट्स थे, दैट इज RH200, RH300 एंड RH560, दीज आर द इम्पोर्टेंट। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर इसको टेस्ट फायर किया गया, इसको टेस्ट फायर कर लिया गया। नेक्स्ट, भारत का पहला सेंट्रलाइज्ड AC टर्मिनल, AC रेलवे टर्मिनल, ये बेंगलुरु के अंदर इसको इनोग्रेट किया गया। बेंगलुरु के अंदर भारत का पहला सेंट्रलाइज्ड AC रेलवे टर्मिनल। तो भारत में पहला AC रेलवे टर्मिनल बनाया गया, दैट इज बेंगलुरु के अंदर, एंड इसको नाम दिया गया भारत रत्न सर M विश्वेश्वरैया जी का। Basically I can say the first civil engineer या टॉप मोस्ट सिविल इंजीनियर ऑफ इंडिया, दैट इज भारत रत्न सर M विश्वेश्वरैया जी। ये मैसूरू के दीवान थे, ठीक है, M विश्वेश्वरैया। इन्हीं की याद में भारत में 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे भी मनाया जाता है, इन्हीं की मेमोरी में
भारत में इंजीनियर्स डे ऑर्गेनाइज किया जाता है 15 सितंबर को, इनका जन्मदिन होता है एम विश्वेश्वरैया जी का। एंड इन्होंने एक किताब भी लिखी थी, दैट इज प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, जिसके चलते ही वॉज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ प्लानिंग सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, भारत में एक बॉडी काम करती थी प्लानिंग कमीशन, उसके पहले भारत के अंदर जो प्लानिंग सिस्टम को लेके वर्क था वो 1938 में स्टार्ट हो गया था, 1934 में इन्होंने किताब लिखी थी। एंड ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन प्लानिंग सिस्टम, भारतीय प्लानिंग सिस्टम के जनक इनको बोला जाता है, दैट इज सर एम विश्वेश्वरैया जी। तो अभी इनके नाम पे एक सेंट्रलाइज्ड एसी रेलवे टर्मिनल जो कि बेंगलुरु में बनाया गया, भारत का पहला। एंड इसको बनाने के लिए जो टोटल खर्चा आया वो आया 314 करोड़ रुपए, 314 करोड़ रुपीज, 314 करोड़ रुपीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने लॉन्च किया एक मोबाइल एप्लीकेशन, दैट इज मेरा राशन ऐप। मेरा राशन ऐप, ये मेरा राशन ऐप क्या है? देखिए, सरकार का एक स्कीम चलता था, दैट इज वन नेशन वन राशन कार्ड प्रोग्राम, ONORC, दैट इज वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन राशन कार्ड की एक भारत एक ही राशन कार्ड। तो अभी तक इससे पहले स्टेट में अलग अलग तरह के कार्ड चलते थे, पीला कार्ड, लाल कार्ड, मतलब हर स्टेट में अपना अपना रूल था। तो सरकार ने लॉन्च किया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेरा राशन, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। तो उसके चलते हुए अब उसके लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन को भी लॉन्च कर दिया गया और एक पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया, दैट इज मेरा राशन ऐप, मेरा राशन ऐप। तो भारत सरकार के द्वारा लॉन्च की गई इस मेरा राशन ऐप को बनाया किसने? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर काम करने वाली एक बॉडी, दैट इज नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने इस ऐप को बनाया। नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर ने इस ऐप को बनाया। ये प्रेजेंटली हिंदी एंड इंग्लिश में अवेलेबल है, बट बहुत जल्दी इसको 14 अदर लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, एंड ये जो हमारा वन नेशन वन राशन कार्ड प्रोग्राम है, ये बेसिकली 32 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में अभी वर्क कर रहा है। जो यूटीज इसमें कवर नहीं होते, मैं उनके बारे में बता देता हूँ। वो स्टेट और यूटीज जो इसमें नहीं आ रहे हैं वो है वेस्ट बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़ एंड असम। वेस्ट बंगाल, दिल्ली, छत्तीसगढ़ एंड असम। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक थी। आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया, करंट जीके न्यूज़ को डिस्कस किया है, जिसके अंदर अगर आपको कोई भी डाउट आता है किसी भी तरह का, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं किसी भी तरह का अपना कोई भी डाउट है। तो करंट अफेयर्स हर एग्जाम के अंदर एक इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, इनका एक अपना इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। तो इनकी स्टडी बहुत ही ज़रूरी है, इनको पढ़ते रहना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, इनका ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो करंट अफेयर्स के लिए हमारे जो कोर्सेज़ हैं वो ऑन गोइंग हैं, वो चल रहे हैं ऑलरेडी, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक इनका मिल जाएगा। क्लास की PDF आपको क्लास के साथ अटैच्ड मिलेगी। एंड फॉर एनी क्वेरी, फॉर एनी डाउट रिगार्डिंग एनी कोर्स, यू कैन कॉल अस, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। आप किसी भी कॉल के लिए किसी भी कोर्स के लिए हमें कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हैंड बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, घर पे बैठे पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि अभी कोविड-19 फिर से भारत में बढ़ने लगा है। तो अपने आप को, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए, बस पढ़ाई करते रहिए। पढ़ना ही, लर्निंग ही हमारा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए, लर्निंग, सीखना। तो हर उम्र में सीख रहे हैं, मैं भी आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। तो चलिए, क्लासेस में अगर आपको कुछ सजेशन देना हो, कुछ इंप्रूवमेंट सजेशन, तो आप वो भी दे सकते हो, इट्स ऑल। ठीक है, क्योंकि सीखने की कोई सीमा नहीं होती, इंसान को सीखना चाहिए। तो चलिए क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, स्टे सेफ, स्टे होम।